बोलो। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताया था, और क्या बताया था? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, बच्चों आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। तो दो हमने स्टेटमेंट पढ़े थे, एक बैलेंस शीट पढ़ी थी और एक पढ़ा था हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब हमें क्या करना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मतलब कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ेंगे और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? यस सर। टूल है एनालिसिस का, वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ेंगे और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। सबको ध्यान रहेगा क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? यस यस चार, सर। सर। यस सर। चार चीजें हो गई। बताओ जल्दी से कौन कौन सी हुई है, जल्दी बोलो। सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट। ओके, अब ये बताओ, आपको मैंने बैलेंस शीट बताई थी पिछली क्लास में? यस सर। ओके, बैलेंस शीट बताई थी, तो जरा मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि हम उसको बनाते कैसे थे। पर्टिकुलर बना दिया, दो कॉलम बनाते थे हम, कौन सा? पहले करंट ईयर लिखते थे, फिर प्रीवियस ईयर लिखते थे, है ना? फिर बताओ यस अंदर सर। क्या आइटम आती थी? सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, हम्म। उसमें शेयर होल्डर्स फंड। हम्म। सर उसके सब हेड्स होते थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जी। और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके। सर फिर? उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, मनी अलॉटमेंट। ठीक है। फिर? उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, हम्म। उसमें सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म हम्म। लायबिलिटीज, और हम्म। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म हम्म। प्रोविजन। और फिर करंट लायबिलिटीज। इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और अदर करंट लायबिलिटीज। ओके, ये हुई थी लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड भी थोड़ा सा बताओ बेटा, सब सुन लेंगे जल्दी से। एसेट में पहले नॉन करंट एसेट्स, हम्म। फिर फिक्स्ड एसेट्स, इसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, हम्म। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। गुड। हम्म। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हम्म। और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वेरी गुड। deferred tax assets, other गुड। non-current assets. फिर करंट एसेट्स में? So current assets, current investments, inventories, cash and cash equivalents, trade receivables, other current assets, short-term loans and advances. गुड। ये थी पूरी की पूरी बैलेंस शीट। इसमें बताओ पहले कॉलम का क्या नाम था? सभी Sorry, सुनते रहिए। liabilities. पहले कॉलम का नाम क्या था? कॉलम का, साइड का नहीं, कॉलम का नाम क्या है पहले का? Sir, particulars. वेरी गुड। दूसरे का? Note number. नोट नंबर। तीसरे का? Sir, करंट ईयर। current year, करंट ईयर की फिगर। और चौथे का? previous year. प्रीवियस ईयर। रुक जाइए यहीं पर। अब जो हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे उसमें हम तीसरे और चौथे कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। मतलब क्या करेंगे? पर्टिकुलर नोट नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर। क्या लिखेंगे बच्चों पहले? जल्दी बोलो। प्रीवियस ईयर। और Previous. देन उसके बाद क्या लिखेंगे? करंट ईयर। करंट ईयर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो प्रीवियस ईयर में आपकी कैपिटल थी 100, आपने पहले 100 लिख लिया। फिर करंट ईयर में आपकी कैपिटल होगी 120। कंपेयर कैसे किया? करंट ईयर प्रीवियस ईयर देख लिया, 120 करंट ईयर में है, पिछले साल कितनी थी? 100। तो कंपैरिजन को कहीं लिखेंगे ना? बोलो। यस सर। अगला ही कॉलम बनाएंगे कंपेयर करने का, उसमें चेंज आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज। और फिर लास्ट में एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम परसेंटेज के थ्रू शो करेंगे कि भाई कितना परसेंट ये कैपिटल बढ़ी है, कितना परसेंट घटी है। हर आइटम के लिए कंपैरिजन करेंगे और हर आइटम की परसेंटेज निकालेंगे। ये बन गई क्या? ये बन गई आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जरा गौर करिएगा, आपको दिखाई दे रहा है?
क्या आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है? फॉर्मेट ऑफ Yes, sir. कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट है ये रही प्रीवियस ईयर, ये रहा करंट ईयर। ध्यान दो, पहले पर्टिकुलर है, फिर नोट नंबर है, अब क्या है? प्रीवियस ईयर, देन क्या है? करंट ईयर। समझ रहे हो बात को? यस सर। जबकि मेन बैलेंस शीट में पहले करंट ईयर था और बाद में प्रीवियस ईयर, लेकिन अब क्या है? कंपेयर करने के लिए पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर करंट ईयर, फिर इन दोनों को कंपेयर करके इनका चेंज लिखेंगे। देखो चेंज कैसे निकाला? बी माइनस ए। बी क्या है? करंट ईयर। ए क्या है? प्रीवियस ईयर। समझ गए? चेंज ले लिया। अब परसेंटेज और कैसे चेंज को आएगी? परसेंटेज में लेंगे। परसेंटेज कैसे आएगी? एब्सोल्यूट चेंज ले लेंगे और उसको डिवाइड किससे करते हैं? प्रीवियस ईयर से। ये तो पता ही है ना सबको, बेस से। यस बेस सर। क्या होगा? प्रीवियस ईयर। तो चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू में 100% आ जाएगी। ये काम आपको हर आइटम के लिए करना है, हर आइटम के लिए करना है, हर आइटम के लिए करना है, टोटल के लिए भी करना है, एसेट्स में भी हर आइटम के लिए करना है। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए. इसकी इलस्ट्रेशन समझाऊं या एक क्वेश्चन करा दूं अनसॉल्व्ड इसका? जैसे आप लोगों की मर्जी, बताओ क्या कराऊं? बोलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? Yes, बच्चों, sir. हाँ आ रही है, आवाज तो है। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन करा दूं? घबराने की जरूरत नहीं, आप बता सकते हो आराम से। करा दो सर, करा दो। अच्छा करा दो. मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ टीएस ग्रेवाल बुक का, पहला सर 2 छोटा पॉइंट फर्स्ट सा। में लग जाएंगे। जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अगर आपके पास बुक है तो आप बता दो मुझे, जो आपको करवाना है वो करा दूंगा। 7 तक सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, जो आप बोलोगे मैं वही करा दूंगा। जल्दी से बता दो, बताओ, बोलो बच्चों, बोलो। फिफ्थ करा दो सर। हाँ जी, फिफ्थ करा फिफ्थ। दे, फिफ्थ करा देते हैं। चलिए चलिए भाई बच्चों, फिफ्थ करा देते हैं आप लोगों को। पहले आप सब लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। Following is the summarized balance sheet of WYA Limited as at 31st March 2020. पर्टिकुलर नोट नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? करंट ईयर। यहाँ क्या है? प्रीवियस ईयर। आपको क्या करना है पहले? अब सुनो, क्वेश्चन मिलके करेंगे आज। क्या करोगे? ध्यान दो। आप एक कॉलम बड़ा सा, 2, 3, 4 और इसके बाद 2 कॉलम। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर, तीसरा करंट ईयर नहीं आएगा, कौन सा ईयर लिखोगे आप? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। फिर क्या लिखेंगे? करंट। करंट ईयर। फिर क्या? चेंज। और लास्ट में क्या? परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज चेंज। ठीक है जी। तो कितने कॉलम हो गए? 4। तो ये हो गए 5वां ये, और छठा ये बड़ा सा कॉलम। आप एक काम करो, अपनी कॉपी लो, उस कॉपी में एज इट इज क्वेश्चन उतार दो। बस करंट ईयर वाला इधर लिखना अमाउंट, और प्रीवियस ईयर वाला इधर लिखना। लास्ट के 2 कॉलम खाली छोड़ देना। मैं भी फॉर्मेट बना रहा हूं, आप भी फॉर्मेट बनाओ। ठीक है बच्चों, लेके बैठे हो ना आप लोग? यस सर। Yes, sir. चलिए तो फिर शुरू कर देता हूं मैं भी, आप लोग भी शुरू कर दो। इस चैप्टर से आसान चैप्टर है नहीं इस बुक में। शुरू करूं? हमें बनाना है कंपैरेटिव, क्या बनाने जा रहे हैं हम? बैलेंस शीट। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, बस एज इट इज क्वेश्चन को उतारना है और लास्ट के 2 कॉलम खाली छोड़ देने हैं।
पहला कॉलम हो गया मेरा पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, चेंज और परसेंटेज। पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिर ये प्रीवियस ईयर इसमें है 31 मार्च 2019, करंट ईयर है 31 मार्च 2020। फिर आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज, मतलब निश्चित परिवर्तन, फिर परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। शुरू करें बच्चों? आप लोगों ने कर लिया आई होप। यस सर। ना क्या था, अभी तो इसमें एज इट इज उतारना है। मैं तो कर नहीं पाया, इतनी जल्दी कैसे कर लिया तुम लोगों ने? सर फॉर्मेट बना लिया सर। हाँ तो लिखते रहो ना इसमें, मैं भी तो क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ पूरा का पूरा। इसमें आएगा नंबर ए, शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड में नंबर ए, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में भी पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। करंट ईयर की बाद में लिखूंगा, प्रीवियस ईयर की पहले लिखूंगा। 4 लाख, 4 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख और 1 लाख, ये भी हो गया। फिर नंबर बी, रिजर्व एंड सरप्लस, 1 10 पहले आएगा, 1 20 बाद में आएगा। फिर नंबर 2, नंबर 2 में नॉन करंट लायबिलिटी। देखो भाई स्क्रीन ब्लर हो रही है, उसमें तो आज तो कोई इशू होगा नहीं अभी तक तो, क्योंकि अभी तो टीप ही रहे हो, क्वेश्चन ही करना है अभी तो, यस है ना? सर। question तो आप सबके पास है, जब कराएंगे आंसर तब देख लेना इसका। वो नॉन करंट लायबिलिटी में नंबर ए है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सेम 4.5 लाख, 4.5 लाख प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हाँ भाई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में पहले लिखना पड़ेगा 1 लाख, बाद में लिखेंगे 50। अब नंबर कौन सा? करंट लायबिलिटीज का। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में बताओ बच्चों क्या? मत बताओ, लिख लूंगा। ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये भी 50 और ये भी 50। फिर ट्रेड पेबल में क्रेडिटर थे शुरू में 330, देन आपका हो गया है कितना? 5,30,000, देन टोटल भी गिवन है। पहले आएगा 15,40,000, देन है 17 लाख।
ये टोटल हो गया। उसके बाद सेकंड में आएगी एसेट्स। नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, इसमें नंबर ए फिक्स्ड एसेट्स, नंबर बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। गेट बंद कर दो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये है जी 1 लाख 1 लाख। फिर टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, शुरू में 10,40,000, फिर 9,90,000, फिर आ जाएंगी आपकी करंट एसेट्स। आपकी करंट एसेट्स भी लिख देते हैं। नंबर 2 करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास नंबर ए है ट्रेड रिसीवेबल, नंबर बी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल में शुरू में है 3 लाख, देन एंड में है 5 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्टार्टिंग में 1 लाख था, देन हुआ 1,10,000। ओके, तो बच्चों इसका टोटल भी कर लेते हैं। इसका टोटल सेम आएगा 15,40,000। एसेट्स लायबिलिटी दोनों का टोटल सेम आता है। इसका भी आएगा आपका पूरा 17 लाख। देखिए अभी ये सब चीजें हमने क्वेश्चन में से एज इट इज उतार दी हैं, बस हमने ईयर को थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हमने ये लिया है, फिर हमने पहले हमने प्रीवियस लिया, फिर हमने करंट ईयर लिया। चलिए शुरू कर दें इसको। अब बताइए बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितनी थी, बोलिए। 4 लाख। बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में भी 4 लाख थी, और करंट ईयर में भी 4 लाख, यानी प्रीवियस ईयर में भी 4 लाख, इस ईयर में भी 4 लाख। तो कोई चेंज नहीं आया। तो चेंज नहीं आया तो परसेंटेज भी नहीं निकलेगी। अब इस पे आ जाओ, सेम काम यहां पर भी हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस को देखिए ध्यान से। शुरू में कितना था? 1,10,000, फिर हो गया 1,20,000। कितना चेंज आया है बच्चों? 10,000। 10,000. परसेंटेज निकालनी आती है, कैसे निकालोगे आप? 10 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 1,10,000 इंटू में 100। कैलकुलेट करके बताइए कितना आना चाहिए, जल्दी से बताइए। देखो ऐसे निकलेगी इसकी परसेंटेज। 9.99 आएगा। ओके 9.99। ओके, अब इसको देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सेम है, नो परसेंटेज, नो चेंज। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग स्टार्टिंग में 1 लाख थी, ध्यान से देखिएगा इसको। स्टार्टिंग में 1 लाख सर। थी। हाँ जी 9.99 नहीं सर, ये 9.1 है शायद। 9.09 होगा बेटा फिर। चलिए इसको देखिए ध्यान से, चेक कर सकते हैं हम। यहाँ 10,000 है, डिवाइडेड करेंगे प्रीवियस ईयर और इनटू करेंगे 100 से। 2 जीरो से ठीक 2 है। जीरो ये कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, तो ये आ गया भाई 11, 9 99। हाँ ये 9.09 ही आएगा। यस सर, सही कह रहे हो आप।
चलिए अब इसको देख लो, इसको मैं कह रहा था, इसको ध्यान से देखो। शुरू में 1 लाख था लॉन्ग टर्म का प्रोविजन, ठीक है, और एंड में यानी करंट ईयर में हो गया कितना, प्रीवियस ईयर में था 1 लाख, करंट ईयर में रह गया 50। इसका मतलब चेंज तो आया है, -54 हो गया। नेगेटिव चेंज है, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकलेगी, 50 नेगेटिव में आएगी सर। डिवाइडेड बाई पर 100, ये बेस मतलब प्रीवियस ईयर, तो 50 लाख इंटू 50 आएगी सर, 50। अब क्योंकि चेंज आपका नेगेटिव है तो आपको यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगा रहे हैं इसका मतलब नेगेटिव फिगर है ये, समझ गए। यस सर। चलिए उसके बाद बताइए आगे, यहाँ पर चेंज बताइए मुझे कितना आ रहा है, यहाँ पर चेंज बताइए कितना चेंज आया, 2 लाख। अब क्या निकालनी है इसकी, परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3,30,000। बताइए भाई, परसेंटेज कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है, परसेंटेज कैलकुलेट करके बताइए बच्चों कितनी आ रही है ट्रेड पेबल की, 60.6 आ रही है। कितनी, 60.6। 60.6, ओके। अब यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ बताइए टोटल का डिफरेंस बताइए पहले, 1,60,000 आएगा क्या, 160 आ रहा है या चेंज कुछ और है, 1540 और 17 लाख, चेंज ठीक लिखा है मैंने, जल्दी से बताइए बच्चों। सर 1,60,000 ही है। परसेंटेज बताइए अब इसकी, Yes, sir. परसेंटेज बताइए, परसेंटेज बताइए, सर परसेंटेज 19.69। 19.69। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस बताइए, जल्दी कीजिए। सर नेगेटिव 50,000। नेगेटिव में, वेरी गुड। परसेंटेज बताइए इसकी अब, हाँ भाई पहले था 1040, अब हो गया 990, सो चेंजेस इन नेगेटिव फॉर्म। परसेंटेज बताइए, यहाँ पर कोई चेंज आ नहीं रहा, परसेंटेज भी नहीं निकलेगी। यहाँ पर फिर से देखिए 2 लाख का चेंज आएगा, परसेंटेज निकालोगे तो 66.67 आएगी। यहाँ पर चेंज देखिए 10,000 है पॉजिटिव, परसेंटेज निकालेंगे तो 10 आएगी। यहाँ 1,60,000 है, परसेंटेज निकालोगे तो 19.69 आएगी। ये बताया नहीं आपने अभी तक परसेंटेज इसका, बताइए। $50,000 डिवाइडेड बाई 10,40,000, बताइए कितना आया, सर 4.80। 4.80 कंफर्म, यस सर, ये आना ये Yes, sir. ये ठीक है, ये भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो, को आपको बस डिफरेंस देखना है और उसकी क्या निकाल देनी है, परसेंटेज निकाल देनी है। अरे ध्यान रहेगा बच्चों, ओ बच्चों, Yes, sir. चलो एक और देख सकते हो आप इसका एग्जाम्पल, आप देख लो इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लो, 1 देख लो, कोई सी देख लो। ये देखो, इसमें देखो, ये रहा शेयर कैपिटल 12 थी, 18 हो गई, 6 लाख का डिफरेंस आया, परसेंटेज निकल गई 6 लाख बटे 12 लाख, 50%। फिर देखो ये डिफरेंस ही नहीं दिखाई दिया इसका, तो परसेंटेज भी निकली। फिर यहां चेंज कितना, 3 लाख का, 3 लाख बटे 3 लाख इंटू 100%। अब यहां देखो, अगर आप ऐसे करने की कोशिश करोगे, देखो
50 पॉजिटिव है, 100 भी पॉजिटिव है तो 150 आएगा। लेकिन आपने ऐसे थोड़ा ही करना है, आपको टोटल थोड़ी बताया है कि टोटल करो, आपको तो क्या बताया गया है, आप इनका डिफरेंस लो, 9 लाख डिफरेंस है डिवाइडेड बाय बेस। सर इसने 42.86 कैसे लिखा फिर? अरे भाई वही तो बता रहा हूं, चेंज कितना है दोनों का, 9 लाख डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है 21 लाख, इनटू में 100 कितना आ गया ओके सर, ओके सर। 42.8। हमेशा आपको यही देखना है, चेंज देखना है, परसेंटेज निकालनी। ऐसे टोटल नहीं करना आपने परसेंटेज का, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे इसका मतलब आपने हर आइटम लिया, हर आइटम का डिफरेंस आया, लेकिन हर आइटम का तो डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बेस लेना है, ये डिफरेंस लेना है और बेस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे चेक नहीं करना है इसको, ऐसे करो गड़बड़ हो जाएगी। वो आपका ठीक आ जाएगा कॉमन साइज में, लेकिन इसमें कभी भी ये ठीक नहीं आएगा। रीजन पता चल गया, क्योंकि उसमें बेस में तो सारी चीजें इंक्लूड होती है और चेंज में सारी चीजें इसमें जोड़ता ही नहीं है, क्योंकि सबका चेंज होना पॉसिबल नहीं होता। अरे बोलो, समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. चलिए यस फिर, सर। तो ये हुआ हमारा क्या क्या सीखा हमने, कंपैरेटिव, बोलो, अरे बोलो, Comparative balance sheet. Balance sheet. बैलेंस शीट। अब आपको लास्ट क्लास में बताया गया था फॉर्मेट, किस चीज का फॉर्मेट बताया गया था आपको लास्ट क्लास में? प्रॉफिट एंड लॉस का भी बताया गया था, बोलो। Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बताया सर। सर आपका माइक ऑफ कैसे हो गया अचानक? हाँ भाई, नहीं बताया था बच्चों ये मैंने, बच्चों P&L नहीं बताया था? मतलब समझाया था सर, लिखा नहीं था ये, आपने लास्ट में बताया था अच्छा, ये। कोई बात नहीं, अभी देखो यहां जरा, अब हम सीख रहे हैं। पहले तो ये देखो, ये है आपका P&L। जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा ये पढ़ लो, इससे वो भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लेते हैं बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल। तो यहां पर देखो, जब फॉर्मेट हमने वो सीखा था तो हमने पहले करंट ईयर लिया था और फिर प्रीवियस ईयर लिया था, लेकिन कंपैरेटिव बनाते हुए आप पहले क्या लोगे, प्रीवियस ईयर, और फिर क्या लोगे, करंट ईयर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल ले लिया आपने पिछले साल की और इस साल की, इनका चेंज निकाल दिया, परसेंटेज निकाल दी, जैसे अभी कंपैरेटिव बैलेंस शीट में निकाली थी। इसके अलावा अगर कोई और अदर इनकम है उसको ले लिया, उनका चेंज ले लिया, प्रीवियस ईयर की फिगर, करंट ईयर की फिगर, चेंज ले लिया, परसेंटेज उसकी भी निकाल दी, टोटल कर लिया, टोटल की भी परसेंटेज ऐसे चेंज करके निकाल ली। फिर इसमें क्या क्या आते हैं एक्सपेंसेस में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो जो आइटम दे देगा उसी का डिफरेंस निकालते रहेंगे, परसेंटेज निकालते रहेंगे, टोटल एक्सपेंसेस का भी निकाल देंगे। फिर क्या आ जाएगा, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा दोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका भी चेंज निकालना, परसेंटेज निकालना। फिर उसमें से इनकम टैक्स घटा देना, उसका भी चेंज निकालना, परसेंटेज निकालना, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसका भी चेंज निकलेगा, उसकी भी परसेंटेज निकलेगी। कैसे निकलेगी? जैसे अभी निकाली थी, चेंज ले लेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, बेस से, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। ध्यान रहेगा बच्चों, ध्यान यस सर। रहेगा। Yes, sir. चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं, धांसू सा। सब बढ़िया से करा सर, बड़ा सा। हाँ चलो, बड़ा सा देखेंगे भाई, बड़ा सा क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन, बड़ा सा। 15वां देखो जरा, 15वां देखो, नहीं तो 16वां देखो, जो आप कहोगे वही बता देंगे। बताओ 15वां, 11, 15, 16 या 14, एक क्वेश्चन पूछो, कोई सा ही पूछ लो। 11वां तो आसान है, 11वां तो फॉर्मेट बना के उसने दे रखा है, बस डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, कोई कैलकुलेशन अलग से इसमें तो है 16 नहीं। करवा दो सर। हाँ जी, 16 सर। चलिए 16वां करवा देते हैं।
क्योंकि सोलवे में हमें खुद से बनाना भी है प्रॉफिट एंड लॉस और फिर उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी बनाना है। शुरू करें? सर चलिए भाई शुरू करते हैं। हमें बनाना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आप वो भी लिख सकते हो। बताओ सबसे पहले तो क्या आएगा? पर्टिकुलर, फिर इसमें भी नोट नंबर, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट, चेंज और परसेंटेज। प्रीवियस ईयर इसमें दिया हुआ है ना? हाँ दिया हुआ 31 मार्च, पूरा लिखो 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। देन चेंज, एब्सोल्यूट चेंज और इसकी परसेंटेज। ये पर्टिकुलर हमें पता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? रेवेन्यूज आती हैं, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल। फिर अदर रेवेन्यू क्वेश्चन में है नहीं, है क्या? देखो क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ ही लीजिए आप एक बार दोबारा से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो करते हुए इंक्रीज, डिक्रीज एंड परसेंटेज। पर्टिकुलर, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, टैक्स रेट भी दी हुई है। अदर इनकम तो नहीं है, नहीं है। अदर रेवेन्यू तो नहीं है, नहीं है। सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। ठीक है जी। चलिए भाई शुरू करें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें इसमें क्वेश्चन में हमने देख ली कितनी थी, फिर से देख लो कितनी थी, कितनी थी बच्चों? देखो ध्यान से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये ऊपर दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। कितने खर्चे आप ये भी देख सकते हो ना, मटेरियल कंज्यूम में खर्चा, अदर एक्सपेंसेस 2 खर्चा और टैक्स तो नीचे दिखाया जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं, ये लो। और इसमें कोई रेवेन्यू मेरे पास है नहीं, तो यहां आ जाएगी मेरी टोटल रेवेन्यू। ठीक है जी। फिर मैं क्या करूंगा? एक्सपेंसेस देख लूंगा। एक्सपेंसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद मेरे पास है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। और एक ही, ये 2 ही एक्सपेंसेस हैं, एक अदर एक्सपेंसेस है और दूसरा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये दोनों एक्सपेंसेस में ले लूंगा, इन दोनों का टोटल ले लूंगा, तो हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। फिर यहां आ जाएगा मेरा क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस कर देंगे इसमें से टैक्स, तो आ जाएगा क्या? प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स। अब जो जो चीजें क्वेश्चन में है पहले उन्हीं को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में इसने हमें बता दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्रीवियस ईयर का है 6 लाख, करंट ईयर का है 13,44,000। फिर उसने बताया देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या बताया उसने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये मटेरियल कंज्यूम की परसेंटेज 125, मतलब इसका 125%, और ये 200% किसका, मटेरियल कंज्यूम का। 6 लाख का 200% 12 लाख हो गया, इसका निकालो 125% कितना आएगा, जल्दी बताओ। मैं इसको लिखता हूं, इसका इसने बताया 200%, तो ये हो गया 12 लाख, 12 लाख। फिर ये 13,44,000 का 125% है, जल्दी से बताइए भाई। 13,44,000 का 125%, जल्दी बताइए कितना आया, बताइए बच्चों, बताइए। तो 16,80,000 16,80,000 80,000। दिव्यम लिख रहा है 1,68,000, गलत लिख रहा है। हाँ भाई, टोटल रेवेन्यू, अब कोई और रेवेन्यू तो उसमें है नहीं, तो ये तो हो गया कितना भाई, 12 लाख, और ये सेम आ गया 16,80,000। इसका जरा डिफरेंस बताओ, 12 लाख, ये 12 लाख में से ये सॉरी 16,80,000 में से 12 लाख घटाओगे 4,80,000 आएगा, 4,80,000 बटे 12, 12 चौक 48, देखो 40% आ रहा है या 4% आ रहा है, 40 आएगा शायद, चेक करो। यस सर 40 आ रहा है। सेम यहां पर भी, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब आ जाओ इसमें, 6 लाख था, यहां कितना हुआ है 13,44, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बताइए दोनों का। तो 7,44,000, परसेंटेज बताओ, देश डिवाइडेड बाय बेस इनटू 100, जल्दी बोलो, 100 से ज्यादा आएगी, कितना आया, कितना आया बच्चों, सर 124। 24। अब अदर एक्सपेंसेस देख लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस के लिए वो बोल रहा है जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, ध्यान दीजिए जरा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब नेट सेल, उसका 10% ही है। रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू 12 लाख का 10% कितना हुआ, 1,20,000। 16,80,000 का भी कितना परसेंट, 10%, 1,68,000। डिफरेंस बता दो, 48 48,000। परसेंटेज, 4 हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। 40 होगा। हाँ सर 40 होगा, सॉरी। फिर आगे, अब बताओ टोटल एक्सपेंसेस कर दो फटाफट से, 7,20,000, यहां बताओ 13 और 1 14, 15,00,000 1 2, इतना ही हुआ क्या, 15,12,000 हुआ क्या, यस सर। इनका बताओ टोटल, 792, सही है सर, 792,000। परसेंटेज बताओ, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे करके मत निकालना, गलत आ जाएगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, चेंज डिवाइडेड बाय बेस, जल्दी बोलो, चेंज डिवाइडेड बाय बेस, जल्दी बताओ, 110%। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा भाई,
ये ए लिख लो रेवेन्यू को, और बी लिख लो एक्सपेंसेस को। यानी क्या करो, ए माइनस बी कर लो। कैसे निकालते हैं भाई, पता है ना? अरे टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चे को घटा देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। जल्दी बताओ, 12 लाख माइनस 7 लाख 20,000, 4,80,000 आया क्या? Yes, बोलो। sir. हाँ, यहाँ Yes, बताओ, sir. 16,80,000 में से 15 लाख आप घटाओगे, 15,12,000 तो कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, इन दोनों का डिफरेंस जल्दी बताओ। Sir, 1,68,000. 1,68,000 है ना? अच्छा, अब यहां देख लो जरा, चेंज बता दो, चेंज। ओहो, नेगेटिव में जाएगा। बताओ कितना चेंज आया? दिख रहा है ना? पिछले साल ज्यादा अमाउंट था, इस साल कम रह गया, चेंज नेगेटिव आया। 3,12,000। 3,12,000 आया नेगेटिव। परसेंटेज निकालो, 3,12,000 बटे 4,80,000 इंटू 100, जल्दी बताओ। 3,12,000 बटे 4,80,000 इंटू 100, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। 3,12,000 बटे 4,80,000 इंटू 100, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। सर 65। 65%। ओके, टैक्स देख लेते हैं कितना है। टैक्स क्वेश्चन में देखिए, टैक्स टैक्स की परसेंटेज लिखी हुई है, टैक्स रेट 50-50, दोनों केस में 50 है। किसकी होती है ये? इसी की होती है, पीबीटी की। टैक्स इसी पे निकाला जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। 480 का 50% कितना हुआ? 2,40,000। इसका भी बताओ, 1,68,000 का 50% कितना हुआ? 84,000। सर अरे बोलो, चेंज बताओ इनका, चेंज बोलो। 1,66,000 नहीं, नहीं, 1,66 नहीं, 1,56, 1,56 हुआ ना? अरे बोलो, यस सर। डिफरेंस बताओ बच्चों, परसेंटेज बताओ। 65 आएगी क्या? चेक करो। यस सर 65। अब यहाँ देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 480 था, 240 का टैक्स लग गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच गया? 240। 168 में से 50% टैक्स लग गया, कितना बच गया? 84। डिफरेंस आया 1,56। और सॉरी भाई, ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव में जाएगा, और ये भी नेगेटिव है, तो देखो ये भी नेगेटिव में ही जाएगा। ठीक है, परसेंटेज वाले में ऐसे टोटल वोटल करके निकालने की कोशिश नहीं करनी है, गलत हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हमें चेंज की निकालनी है, टोटल में से घटा के नहीं निकालनी है, याद रहेगा? सर हाँ जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सर ये 156,000 कैसे आया सर? ये वाला बताना है या ये वाला बताना है? जिस पे सर आपने पेन रखा है, ये वाला नीचे वाला। ये वाला इतना हाँ था, सर। इतना रह गया, कितना चेंज आ गया? ओके सर, मेरे को लगा। ओके सर, ठीक है। और अगर वो जानना चाह रहे हैं ना, तो वो देख ले, मैथमेटिक्स नहीं आता तेरे को, देख यहाँ ध्यान दे। माइनस के 3,12,000 था, इसमें से यस सर। घटाना है माइनस का 1,56,000। अब तू बता कितना आएगा? ऐसे ही होगा ना? बोल परस, ओ परस। यस सर, यस सर, यस सर। चलो, ये बेकार की चीज थी, डाउट सर था मैं इसका बोले जा तो। रहा हूँ, माइक ऑन करना भूल गया था मैं। अच्छा, चलो, ये भी हो गया भाई। ये क्या था? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो गया हमारा, ये भी। दोनों समझ में आ गए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसको हटा दूं। यस सर। अब सुनना आगे की कहानी।
आगे का तुम्हें आ गया। अब क्या बच गया हमारा? अब हम पढ़ेंगे बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखना क्या करना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। क्या करूंगा अब मैं इसी क्वेश्चन के आगे, अब मैं फिर से दो अलग कॉलम बनाऊंगा। जैसे पिछले वाले में बनाए थे ना, कंपैरेटिव वाले में दो, उसमें तो कंपैरिजन लिखते थे, यहां कंपैरिजन नहीं लिखने, यहां डिफरेंस नहीं लिखना। यहां ध्यान देना, परसेंटेज ऑफ 2019, परसेंटेज ऑफ 2020, मतलब इसकी परसेंटेज निकालनी है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। अब ध्यान से सुनना, किसकी परसेंटेज निकालनी है? दिस डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100 यहां लिख देंगे, दिस डिवाइडेड बाय टोटल यहां लिख देंगे। यानी लायबिलिटी की हर आइटम की परसेंटेज टोटल लायबिलिटी के ऊपर निकालेंगे और यहां लिखते चले जाएंगे। और अब बताओ, इसकी जब परसेंटेज निकालेंगे तो इसकी तो इस पे ही निकलेगी, तो 100 ही आएगा यहां तो। यस सर। अब जब हम इस साल की परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? दिस यानी ये 4 लाख डिवाइडेड बाय इस साल का टोटल, 1 लाख डिवाइडेड बाय इस साल का टोटल इंटू 100, ये 1,20,000 डिवाइडेड बाय इस साल का टोटल इंटू 100, यानी हर आइटम के परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें यहां पर कितना आएगा? 100% ही आएगा। समझ गए? जब एसेट साइड में जाएंगे तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज को? दिस यानी ये कितना है, कितना है भाई एसेट में? 10,40,000 डिवाइड करेंगे किससे? एसेट के टोटल से इंटू 100, इसकी परसेंटेज आ जाएगी, फिर इसकी आ जाएगी, फिर इसकी, फिर इसकी 100 ही आएगी। फिर इस साल में कैसे निकालेंगे परसेंट? इस साल का आइटम डिवाइडेड बाय इस साल का टोटल इंटू 100। समझ गए कि नहीं? क्या है ये? यस सर। कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या है ये? कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है? अरे बोलो। यस ओ सर। बच्चों, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. आ जाओ कंपैरेटिव किसमें? अरे अब किसमें चले? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव तो खत्म हो गए, अब बना लेते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्या बना लेते हैं? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्या करेंगे? सेम काम है, हर आइटम को लेंगे, हर आइटम की परसेंटेज नेट सेल पे ही निकालेंगे, हर आइटम की परसेंटेज नेट सेल पर ही निकालेंगे। यानी देखो, कॉमन साइज में मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप भूलो ना। कॉमन साइज, दो स्टेटमेंट होंगे कॉमन साइज के, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट और एक क्या होगा? कॉमन साइज P&L। इनमें कॉमन साइज वाले में परसेंटेज निकालते हैं ऑफ एवरी आइटम, हर आइटम की क्या निकालते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ एवरी आइटम विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में इसका बेस होगा टोटल एसेट या लायबिलिटी, वो तो दोनों एक ही जितनी होती हैं। अरे बोलो, अरे भाई वो तो दोनों एक ही जितनी होती है ना। Yes, तो sir. कॉमन Yes, sir. बेस क्या होगा? टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी। लेकिन इन प्रॉफिट एंड लॉस बेस क्या होगा? नेट सेल, जिसका फैंसी नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी। इसके मैं दो क्वेश्चन आपको अभी करके दिखाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, कर दूं या समझ गए हो? कराने की जरूरत नहीं है। सर करा दो बच्चों, सर। सर करा दो। करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। अब देखो, इसमें 21, 22, 23, 24, 25
ये क्वेश्चन है आपके इनकम, ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के, और 26, 27, 28 ये क्वेश्चन है आपके कॉमन साइज बैलेंस शीट के। अब आप एक एक क्वेश्चन बताओ, जो आप कहोगे वो कराएंगे आपको, जल्दी से बताइए। सर आप अपनी मर्जी से करवा दो सर, आपको बेटर पता है। ओके, देखो इसमें 22 और 23 आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें पूरा फॉर्मेट बना करके दिया हुआ है, आपको बस परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। लेकिन 24 और 25 में फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है? सो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं 25वां कराता हूं, 25वां आप शायद ना कर पाओ, 25वां देखते हैं पहले। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। पढ़ लिया बच्चों? बच्चों सर स्क्रीन ब्लर हो रही है सर। स्क्रीन ब्लर हो रही है? हो गई ठीक। अब दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. पढ़ लिया? पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? चलिए अभी शुरू करा देते हैं आपको ये। मैं भी पढ़ा देता हूं आप लोगों को, पढ़िए ध्यान से। प्रिपेयर करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25, 20 लाख का क्या है? सेम, ये करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का। अदर इनकम दी हुई है 1 लाख, ये 50,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक और बात है, कहता है अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड है प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना? 2 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, 2.5 लाख। ये है 2020, मतलब टैक्स दे रखा है भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। अब ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि पेमेंट कितनी की है, तो हम यही एज्यूम कर लेंगे सेम अमाउंट उसने टैक्स का पे कर दिया। ठीक है बच्चों? ओ बच्चों, Yes, sir. चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हमें। हम बना रहे हैं पहले कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। हाँ भाई, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। फॉर्मेट तो वही है, ये आएगा पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर्स में लिखा हुआ है, हाँ लिया हुआ है। प्रीवियस ईयर इसका है 31 मार्च 2019, वही लिखते हैं 31 मार्च 2019। फिर इसने लिया हुआ 31 मार्च 2020। परसेंटेज लेंगे ऑफ 2019। फिर क्या करेंगे? परसेंटेज लेंगे ऑफ 2020। ये पर्टिकुलर हो गया।
ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे यहाँ आता है रेवेन्यूज। रेवेन्यूज में सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आता है अदर इनकम कह लो या रेवेन्यू कह लो, अदर इनकम इसमें लिखा हुआ है, वही लिख लेंगे। इतना करने के बाद आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। फिर नंबर बी एक्सपेंसेस। इसमें हमें एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक और है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर हैं अदर एक्सपेंसेस, ये हो जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आ जाएगा क्या, लेस करेंगे टैक्स पेड, और आ जाएगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख है प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का दिया हुआ है बच्चों स्क्रीन ब्लर हो रही है बच्चों? बहुत ज्यादा सर। रुको दोबारा से ज्वाइन करके आता हूँ, वेट करना एक मिनट। अब ठीक हो गई? यस सर। चलिए इस साल में है 20 लाख, और करंट यानी प्रीवियस ईयर का 20 लाख था, करंट ईयर का हो गया 25 लाख। 25 लाख। परसेंटेज ऑफ बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। अदर इनकम प्रीवियस ईयर की थी 50, इस साल की हो गई 1 लाख। ये टोटल रेवेन्यू बताओ भाई, 20 लाख 50,000, और ये हो गया 26 लाख। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पिछले साल का है 10 लाख। सर फिर ब्लर हो गई। हाँ भाई, पिछले साल का है कितना, 10 लाख। ठीक हो गई क्या? नो सर। हम्म, स्क्रीन ठीक हो गई? नो सर। नो सर।
अब तो ब्लर नहीं है नो सर। बच्चों? चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्रीवियस ईयर का 10 लाख और करंट ईयर का है 15 लाख। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के हैं 2 लाख, करंट ईयर के हैं 3 लाख। फिर अदर एक्सपेंसेस 2020 के हैं 2 लाख और प्रीवियस ईयर के हैं कितने? प्रीवियस ईयर के हैं भाई 1,50,000। मैंने ये सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं? जल्दी बताइए। जल्दी बताओ। सर अदर एक्सपेंसेस क्या लिखे हैं आपने? आप देखो मैंने कितने लिखे हैं। देखिए यहां पर गौर फरमाइए, क्वेश्चन को आप एक साथ समझते नहीं है। अदर एक्सपेंसेस 19 का है 3.5 लाख, 20 का है 450 है, लेकिन यहाँ क्या यस लिखा सर। है? अदर एक्सपेंसेस में टैक्स है, इंक्लूड है, तो टैक्स तो अलग रखना पड़ेगा, अलग लिखते हैं उसको। तो यस सर। 2019 का है 2 लाख, तो 2019 वाले में से 2 लाख घटाओ 1.5 लाख रहेगा क्या? ये 2020 का 2.5 लाख है, इसमें से 2.5 लाख घटाओ, ये 2 लाख रह गया। समझ में ओके आया कि सर। नहीं आया? ये 2 लाख बच गया, इसको 2.5 लाख को घटा के ये 2 लाख घटा के 1.5 लाख रह गया। देखो ये सही लिखा है ना? फिर अब अदर एक्सपेंसेस 1.5 लाख क्योंकि 2 लाख वो है, यस सर। और 2 लाख यहाँ आ गया क्योंकि 2.5 लाख का टैक्स है। ठीक है बच्चों, चलिए सारी चीज हम लिख चुके। अब आप ये बताइए टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है? 10 और 2 12 और 1 13, 13,50,000। यहाँ बताओ 15 और 3 18 और 2 20, 20 लाख का इस साल का टोटल एक्सपेंस। इस साल की टोटल रेवेन्यू है 20,50, इस साल का टोटल खर्चा है 13,50। बताओ जरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 20,50 में से 13,50 घटाओ, घटाना तो आता होगा। कितना आया प्रॉफिट? कितना बच्चों? 7 अरे लाख बोलो। सर। 7 लाख। 7 लाख। अब दूसरे साल का भी बताओ फटाफट। 6 लाख। दूसरे साल का भी तो बता दो। हाँ जी। 6 लाख सर बोला है। अरे बोलो बच्चों। सर बोल रहा हूँ सर 6 भाई लाख। 26 में से आपने घटाना है 20। हाँ कितना बता रहे हो? सर 6 लाख। इतना नहीं आएगा क्या? ठीक है, ओके। अब आगे। हाँ भाई आगे। ये बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 लाख है, टैक्स है 2 लाख, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 5 लाख। अरे है ना? यस सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 2.5 लाख का टैक्स घटाना है, कितना रह गया? 3.5 लाख। अरे बोलो हाँ या ना? ओ बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा परसेंटेज बता देखते हैं कैसे निकलेगी। देखो यहाँ ध्यान से, हर आइटम की परसेंटेज। ये है क्या? इनकम स्टेटमेंट है, इसमें हर साल की परसेंटेज। इस साल की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इस साल की नेट सेल बेस होगी। इस आइटम ध्यान दे ना जरा, फिर बाद में कहोगे कैसे हुआ ये। 20 लाख की परसेंटेज निकालनी है, 20 लाख पे 100% हो गई। 50,000 की परसेंटेज निकालनी है 20 लाख पे, बताओ कितनी हो गई? ढाई हुई क्या?
बोलो बच्चों। Yes, sir. 20,50,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100 कितना हो गया? ठीक है बच्चों। सर हम्म सर आपने तो कहा था ये 100% बोलो होता है, ये क्या? जो टोटल होता है। मैंने कहा था इसकी परसेंटेज इसी पे निकालेंगे तो 100 आएगा। सर आपने वो टोटल में बैलेंस बोला शीट में था। बताया था कि टोटल, वो बैलेंस शीट में बताया था बेटा। अच्छा सर। ठीक है, लिखा भी हुआ है वो मैंने। तो 20 लाख बटे नेट सेल 20 लाख इंटू 100 गया, 50,000 बटे नेट सेल इंटू 100 ये भी हो गया। तो ये 20 लाख 50,000 बटे में नेट सेल इंटू में 100 ये भी हो गया। फिर 10 लाख बटे में नेट सेल 20 लाख इंटू में 100 कितना हो गया? 50%। 2 लाख बटे में 20 लाख इंटू में 100 कितना हो गया? 10। 1.5 लाख बटे में 20 लाख इंटू में 100 कितना हो गया? 7.5। फिर 13,50,000 बटे में 20 लाख यानी नेट सेल इंटू में 100, बताओ कितनी आई परसेंटेज? बोलो कितनी आई? बोलो कितनी आई है? बोलो कितनी आई है? अरे 13,50,000 बटे में 20 लाख इंटू में 100, जल्दी बताओ कितना आया? 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, इतनी आएगी क्या? 7 लाख बटे 20 लाख इंटू 100, बोलो कितना आया? 2 लाख बटे 20 लाख इंटू 100 कितना आया? सर आज 5 लाख बटे 20 लाख। हाँ बोलो क्या हुआ? सर आज तो बहुत स्क्रीन ब्लर हो रही है सर। क्या हुआ? चलिए ये हो गई, ठीक हो गई। हाँ, ऐसे ही जब हम 2020 की परसेंटेज निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी? देखो कैसे निकलेगी 2020 की परसेंटेज। 2020 की आइटम लो डिवाइडेड बाय 2020 की सेल लो, ये तो 100 ही आ जाएगी। फिर 1 लाख बटे में नेट सेल इंटू 100। फिर 26 लाख बटे में 25 लाख यानी नेट सेल इंटू 100। बोलो। अरे ठीक आ रहा है। 1.5 लाख बटे में 25 लाख इंटू में 100। 1.5 लाख नहीं, सॉरी 15 लाख है वो। 3 लाख बटे में 25 लाख इंटू में 100, बोलो कितना आया? 12% आएगा शायद। फिर 2 लाख बटे में 25 लाख इंटू में 100 8 आएगा शायद। 20 लाख बटे में 25 लाख 80% आएगा। 6 लाख बटे में 25 लाख इंटू 100 24 आएगा शायद। 2.5 लाख बटे में 25 लाख इंटू में 100 10 आएगा। 35 लाख बटे में 25 लाख, 35 नहीं है सॉरी, 3.5 लाख है। 3.5 लाख बटे में 25 लाख इंटू में 100, जल्दी बताओ कितना आएगा? 14। अरे ठीक है। Yes, sir. यहां पर आप मैथमेटिक्स के रूल लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि सबका बेस एक ही है। देखो यहां 100 और 2, ये तो जोड़ने थे, दोनों जोड़ दिए, ठीक हो गया।
अब ये सारे जोड़ के देखो 50, 10, 60, 68, 67, 67, 102.5 में से जब 67 को घटाओगे तो यही आएगा 35 ही। आएगा कि नहीं आएगा, चेक करना जरा। अरे आएगा ना। यस सर, यस सर, सही है और सर। फिर देखो इसमें से 10 घटाया 25 ही आया, सेम रूल लग जाएगा इसमें सब। तो ये था बच्चों क्या, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी। यस अब बस सर। एक चीज Yes, और sir. बची है इसमें, वो है क्या, कॉमन कॉमन साइज साइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। सर करा दो सर इसका भी जल्दी से क्वेश्चन। हाँ बस करा दिया। सर इसके बाद चैप्टर खत्म। और क्या, बस ये खत्म कराते ही आपके 5 मिनट और लूंगा, दोनों चैप्टर की थ्योरी खत्म। कोई बात नहीं सर, ले लो सर, आज खत्म करा दो बस। हाँ बस खत्म हो गया। यश बाबू क्लास में आ गए आज आप? ओ यश बाबू, यश, अरे क्लास में आए हो बेटा? चला गया शायद। चलिए अब हम सीख रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। चलिए जी, कॉमन साइज बैलेंस शीट में पहले तो वही फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर नोट नंबर प्रीवियस ईयर, इसमें दे रखा होगा, कौन सा क्वेश्चन करें? 26वां कराता हूँ, 26वें में फॉर्मेट नहीं है, 26वां, इससे पहले था 25वां। 26वें का दिया हुआ है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, परसेंटेज ऑफ 2019, परसेंटेज ऑफ 2020। हो गया। चलिए सबसे पहले लायबिलिटी में चलते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या आता था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें भी सबसे पहले क्या आता था, शेयर होल्डर फंड। दिया हुआ है कितना है, पिछले साल का है भाई, देख लो आप लोग क्वेश्चन को एक बार पहले। शेयर होल्डर फंड शुरू में था 360, एंड में हुआ 540। नॉन करंट लायबिलिटी 180 थी, 180 हो गई। करंट लायबिलिटी 60 थी, 180 हो गई। नॉन करंट एसेट 420 थी, 36 हो गई। करंट एसेट 180 थी, 270 हो गई। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि हमें कंपैरेटिव नहीं बनाना, कॉमन साइज बनाना है। शेयर होल्डर फंड मेन हेड है इसमें। फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज। और फिर क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज। फिर एसेट्स में जाएंगे। एसेट में दो ही आइटम है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। चलिए शुरू कर देता हूं। शेयर होल्डर फंड पिछले साल का दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में 3,60,000। इस साल का दिया हुआ है 5,40,000।
नॉन करंट लायबिलिटी सेम है दोनों ईयर में। फिर करंट लायबिलिटी पिछले साल की है 60, इस साल की है 1,80,000। लायबिलिटी साइड खत्म। टोटल करो, टोटल करिए भाई, लायबिलिटी साइड का टोटल करो जल्दी। 360, 8, 9 लाख तो हुआ शायद इसका टोटल, चेक करो। और इसका भी टोटल करो। 6, 8, 14, 26, 2, 2, 3, 5 और 1, 6 लाख इसका हुआ शायद। टोटल ठीक किया क्या मैंने? Yes, sir. ओके, एसेट में भी लिख लेता हूं मैं साथ साथ। एसेट में मेरी नॉन करंट एसेट है पिछले साल की 420, करंट ईयर की है 36। फिर ये करंट एसेट है 1,80,000, 2,70,000। टोटल कर लेते हैं, इसका हुआ 6 लाख, इसका हुआ 9 लाख। ठीक आ रही है? आप परसेंटेज निकालनी है भाई। सबसे पहले मुझे पता है इसकी तो 100 ही आनी है, क्योंकि टोटल पे ही निकालनी है। अब देख लो यहां कैसे निकाल रहा हूं परसेंटेज, फिर कहोगे कैसे किया सर। 360 बटे इस साल का टोटल 6,36, 60%। 1,80,000 बटे इस साल का टोटल 6 लाख, 30%। 60,000 बटे इस साल का टोटल 10%। अरे बोलो, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। Yes, sir. ऐसे Yes, में sir. चले जाओ। 420 बटे इस साल का टोटल इसका 420 बटे 6 लाख 70%। 680 बटे 6 लाख, सॉरी 180 बटे 6 लाख 30%। समझ आ गया? अरे बोलो। Yes, sir. अब इसको देख लो जरा, 5,40,000 बटे 9 लाख, 9,56,59, इसका भी आ गया। 1,80,000 बटे इस साल का टोटल, ये 20 आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा। हो गया सर, हो गया। 630 बटे इस साल का टोटल 70% आ जाएगा। 2,70,000 बटे इस साल का टोटल 30 आ जाएगा। हो गया? समझ आ गया? खत्म सर। और क्या? यस सर, आ गया समझ, बढ़िया। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स। सर ये था आसान जिसमें क्वेश्चन। सारे आसान थे, समझोगे सर तो ये अच्छा सब था है सर। आसान। सब आसान होते हैं, सारे छोटे छोटे उठा लेता तो फिर कहते सर छोटे छोटे ही कराते हो आप तो। हाँ भाई बच्चों, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने वाले कुछ छोटे छोटे टूल्स होते हैं। अच्छा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव कॉमन साइज बनाने से हमें क्या पता चलता है कि पिछले साल में आइटम कितनी थी, इस साल में आइटम कितनी हो गई, उनका डिफरेंस क्या है और क्या परसेंटेज है। कॉमन साइज में हम एक कॉमन फैक्टर लेते हैं, उसी के ऊपर सब आइटम की क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो हमें कॉमन फैक्टर से पता चल जाता है कि हमारी हर आइटम नेट सेल की कितनी परसेंट है डिफरेंट ईयर में। और अगर हम बैलेंस शीट में बात करें कॉमन साइज बैलेंस शीट की, तो हम इसमें ये जान पाते हैं कि जैसे 2019 है तो 2019 का शेयर होल्डर फंड टोटल लायबिलिटी में उसका रोल कितना है, उसकी परसेंटेज टोटल कितनी, हर आइटम की ऐसे ही हम परसेंटेज जान लेते हैं। तो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि भाई टोटल लायबिलिटी में हमारी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी परसेंट इन्वॉल्व है, करंट लायबिलिटी कितनी परसेंट इन्वॉल्व है, और उसी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं। अभी इसमें एक और टूल बचता है जिसको हम बोलते हैं रेशो, जो कि अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। चलिए
आपको समझा देते हैं चैप्टर नंबर 2 भी, 5 मिनट लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बनाए ना, अभी हमने स्टेटमेंट बनाए, उसी में अंडरस्टैंड करते हैं ताकि इकोनॉमिक डिसीजन को लिया जा सके। बताओ, मीनिंग समझ में आ गया होगा अब तो? यस सर। Yes, sir. ओके, अब बात करते हैं कि टूल्स क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की। टूल क्या है? पहली है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरी है कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो आपको बताए जा चुके हैं, अभी बता दिए। यस यस सर। उससे अगले Yes, sir. चैप्टर का नाम क्या है आपके? रेशो। और उससे अगले चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो। तो आगे की दो टूल वही है, रेशो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए ध्यान से सुनना भाई बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? देखो, 4 कैटेगरी में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। पहला है एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्ट बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल। अरे भाई, सिंपल बताता हूं आपको, वो लोग जिनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट तक जिनकी पहुंच नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करते हैं। वो कौन हो सकते हैं? अरे डेटर, डेटर हो सकता है हमारा, हमारे क्रेडिटर हो सकते हैं, लेंडर हो सकते हैं। ये क्या करते हैं? अखबार में हमारे जो ऑडिटर रिपोर्ट, हमारे जो बैलेंस शीट, हमारे जो P&L पब्लिश होते हैं, उनको उठाते हैं, उनसे एनालिसिस करते हैं। आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, क्या आप कंपनी में जाके अकाउंट लेके आए हो उनके? नहीं, कहीं से उठा लिया आपने, कहीं अखबार में पब्लिश हुए होंगे, जर्नल में पब्लिश हुए होंगे, वहां से उठाया आपने और एनालिसिस करना शुरू कर दिया। कौन सा एनालिसिस है? एक्सटर्नल एनालिसिस। लेकिन अगर एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल एनालिसिस। अरे समझ में आया? सो शॉर्ट में क्या कहेंगे? एक्सटर्नल एनालिसिस बाहर वाले करते हैं, इंटरनल एनालिसिस कंपनी का मैनेजमेंट करता है। अरे बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ओके, अब दूसरे टाइप का एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल या फिर डायनामिक एनालिसिस। अब ये क्या होता है? ध्यान से सुनना। हमने अभी अभी एनालिसिस किए थे, प्रीवियस ईयर लिखा, करंट ईयर लिखा, दोनों का डिफरेंस लेके कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। प्रीवियस ईयर लिखा, करंट ईयर लिखा, परसेंटेज के बेस पर कॉमन साइज एनालिसिस किया था ना? तो जब आप डिफरेंट ईयर के बेस पर एनालिसिस करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस। अरे समझ गए कि नहीं? अरे बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? अब सुनो, टाइम वही है, 31 मार्च 2020। टाटा लिमिटेड की बैलेंस शीट ले ली और बिरला की बैलेंस शीट ले ली। 31 मार्च 2020 को दोनों को कंपेयर किया, यानी ईयर तो वही है, सेम ईयर है, सेम टाइम पीरियड है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन दो है। इस एनालिसिस को हम बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। समझ आ गई बात? आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 31 मार्च 2020 को मेरा एक डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट का मैंने अकाउंट अलग अलग बना लिया, मैं दोनों का एनालिसिस सेम डेट पर कर रहा हूं, अलग अलग डिपार्टमेंट का। ये भी क्या कहलाएगा आपका? वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। दोबारा से सुन लो, हॉरिजॉन्टल क्या है? टाइम सीरीज वाला एनालिसिस, जिसमें डिफरेंट ईयर के बेस पर एनालिसिस करते हैं। वर्टिकल में क्या होता है? सेम ईयर होता है, लेकिन एनालिसिस दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में किया जाता है, टाइम पीरियड सेम होता है। और देख लेते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म क्या होगा?
एक ही फर्म का 2016, 17, 18, 19, 20, जैसे अभी आप ले रहे थे, एक ही फर्म ले रहे थे, उसके 2 ईयर का कंपैरिजन कर रहे थे, तो एक ही फर्म के अंदर आप एनालिसिस कर रहे हो तो इसको बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन अगर अगर आप टाटा का बिरला से कंपैरिजन करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर फर्म कंपैरिजन। समझ में आ गई बात? अरे बोलो। Yes, sir. ओके, बस आगे तो अब यही बता रखा है कि कैसे कैसे एनालिसिस किया जाता है। देखो ये बता रहा रूल, कह रहा है पहले तो आप रीअरेंज कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फिर कंपेयर कर लो, फिर एनालिसिस। वो तो हमने कर लिया पूरा का पूरा। इससे हमें क्या क्या पता चलता है? देखो क्यों करते हैं हम ये, ताकि आप ये पता लगा सको कि आपकी भाई प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। आपका नेट प्रॉफिट देखो, जैसे हमने उसमें निकाला, कॉमन साइज में निकाला कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेल की क्या परसेंटेज पर है, तो हम अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को असेस कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि मैनेजमेंट भाई अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेल का 80% है, इसका मतलब मैनेजेरियल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो मैनेजेरियल एफिशिएंसी को जज किया जा सकता है। आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई, उसको देख करके आपको पता चल गया कि टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितनी है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो जाएगी, यानी लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी उसकी कितनी है, कितना पैसा वो चुका सकती है। और हम इंटरफर्म कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, और हम टाइम सीरीज के बेस पर कंपैरिजन करना चाहते हैं, और हम फ्यूचर के लिए बजट बनाना चाहते हैं। बजट कैसे बनाएंगे? जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लोगे तो आगे साल के लिए सोचोगे। तो ये सारे हमारे पर्पस होते हैं। किस चीज के पर्पस होते हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के। और देखो जरा, और क्या क्या एनालाइज करते हो? आपने डेटर देखा, डेटर पिछले साल कितना था, इस साल कितना है। कॉमन साइज में आपने देखा डेटर के परसेंटेज पिछले साल कितनी थी टोटल एसेट में, इस साल कितनी है। तो आप डेटर के बारे में एनालिसिस कर सकते हो कि फ्यूचर में अब हमें उधार और देना है या नहीं देना। आप क्रेडिटर को एनालाइज कर सकते हो, पिछले साल कितने थे क्रेडिटर हमारे, इस साल कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्या परसेंटेज है उनकी, अब वहां से क्रेडिट हमें अलाउ होगा या नहीं होगा, लोन हमें और लेना है या नहीं लेना, या शेयर इशू करने परसेंटेज उनकी भी निकल जाती है कि शेयर होल्डर फंड कितना है टोटल लायबिलिटी में, आगे फ्यूचर में शेयर इशू करने हैं या फिर डेट इशू करना है। तो डेट का एनालिसिस, डिविडेंड देना है या नहीं देना, भाई प्रॉफिट पिछले साल 50% था सेल का, इस साल 80% हो गया, इसका मतलब फ्यूचर में डिविडेंड भी दिया जा सकता है। और भी जो जनरल बिजनेस के एनालिसिस होते हैं वो एनालिसिस हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें दी हुई है, वो मैं बताना नहीं चाह रहा था पर फिर भी सुन लो। पार्टीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालिसिस में कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है? वही वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वॉल्व होती है। वो कौन कौन सी है? मैनेजमेंट, वो देखना चाहता है प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन, इन सबको बोनस चाहिए होता है, इसलिए ये भी एनालिसिस पर ध्यान देते हैं। फिर शेयर होल्डर, ओनर, इन लोगों को अपना डिविडेंड चाहिए होता है, तो ये भी एनालिसिस पर ध्यान देते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो फ्यूचर में आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, आपकी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी ध्यान देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से, वहीं से वो डिसीजन लेंगे। सप्लायर, क्रेडिटर, क्योंकि आपको उधार देते हैं, बैंकर्स, लेंडर, ये भी आपको उधार देते हैं, ये सब चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो और ये उसको देख करके अपने डिसीजन ले सकें। रिसर्चर कौन होते हैं? जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर रिसर्च करते हैं, पता लगाते हैं देश की सिचुएशन कैसी है। टैक्स अथॉरिटीज, उन लोगों को टैक्स चाहिए होता है, तो वो भी एनालाइज करते हैं कि भाई टैक्स इनके ऊपर बढ़ाना है या घटाना है, या इनकी प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ रही है या घट रही है, टैक्स कम आएगा या ज्यादा आएगा। कस्टमर भी चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो ये बिजनेस फ्यूचर में बंद हो जाए, तो वो भी इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है भाई बच्चों, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या है बच्चों, इसको ध्यान दे जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशन क्या? नंबर 1, ये एक हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है, मतलब जो चीज हो चुकी है हम उसी को देखते हैं
जो पास्ट आपके ट्रांजैक्शन है उसी को देखते हैं और उसी के बेस पर एनालिसिस करते हैं। फ्यूचर से इसका कोई मतलब नहीं होता भाई, इससे फ्यूचर थोड़ी पता चल जाएगा पास्ट के रिकॉर्ड एनालाइज करने से। आप उसमें अज्यूम ही तो कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर का आप पता नहीं लगा सकते। प्राइस लेवल में अगर चेंज हो जाता है, पिछले साल कुछ और प्राइस था, इस साल कुछ और प्राइस है, तो आप उस प्राइस लेवल के चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसको इग्नोर करते हो। क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन आप उसको एनालाइज करते ही नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की लिमिटेशन होती है, वो सारी की सारी लिमिटेशन यहाँ भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये उसी का एनालिसिस है। फ्री फ्रॉम बायस मतलब भेदभाव इसमें भी पॉसिबल है। एनालाइज करने वाला गलती भी कर सकता है, वो जानबूझ करके एक मेथड, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड था, उसको यूज करके आपकी एसेट को दिखा सकता है, या डब्ल्यूडीवी दिखा सकता है। देखो डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन कम लगता है, जबकि स्ट्रेट लाइन में सेम अमाउंट हर साल डेप्रिशिएट होता है। तो स्टेटमेंट का एनालाइज करने वाला बंदा जब स्टेटमेंट बनाएगा तो वो क्या कर सकता है, वो डिफरेंट मेथड को यूज करके इसको शो कर सकता है कि भाई हमें प्रॉफिट कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। विंडो ड्रेसिंग वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी वो यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ सिम्टम को एनालाइज कर सकते हैं, सिम्टम देख सकते हैं कि भाई पहले क्या परसेंटेज थी, इस बार क्या परसेंटेज है, पहले बढ़ रही थी, इस बार सेल घट रही है, बस इतना ही कर सकते हैं, ज्यादा चीज इसमें नहीं कर सकते। तो ये 2.8 पर इसकी लिमिटेशन दे रखी है, आप पढ़ना। ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश हो गया। आपके इसमें क्या बोलते हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में यहीं तक आएगा, ठीक है, जो आपको आज कंप्लीट करा दिया। समझ गए खत्म बच्चे? सर आप लिखा? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।